नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में राजनीति की पहली पाठशाला की परीक्षा का कैलेंडर तैयार हो चुका है। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन, 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी करना, 22 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल करना, 23 अगस्त को नॉमिनेशन लिस्ट जारी करना, नाम वापसी लेना, 26 अगस्त को चुनाव के लिए वोटिंग और 27 को मतगणना। इस कैलेंडर के बाद उन छात्रों में जोश आ गया जो 2 साल से छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या अब छात्र संघ चुनाव से सच में छात्रों में राजनीति का वो अंकुर फूट आता है जो आगे चलकर प्रदेश की राजनीति का वट वृक्ष बन पाए, या फिर लिंदोह कमेटी की सिफारिशों और वर्तमान राजनीति में छात्र नेता बनना मुश्किल हो गया है? आज बात इसी मुद्दे पर की कैंपस पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई है वो कितनी बेहतरीन। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो छात्र राजनीति के बाद क्या वाकई में एक बार फिर से कॉलेज यूनिवर्सिटी में रौनक लौटेगी? जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में पेपर लीक हुए, बेरोजगारी का मुद्दा छाया, रीट का मुद्दा छाया, क्या ये भी छात्र राजनीति को प्रभावित करेंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के जितेंद्र श्रीमाली जी, पार्षद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी जी, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ हैं, और भारत दीक्षित जो एजुकेशन बीट को देखते हैं, उनके साथ एनएसयूआई और एबीवीपी के कई नेता मौजूद हैं। लेकिन जितेंद्र श्रीमाली जी, आपके साथ चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। 2 साल कोरोना के निकले, इसने छात्रों को डिमोरलाइज किया या इस इलेक्शन की घोषणा के साथ एक तरीके से बूस्टर डोज छात्रों को दे दी कि 2023 के लिए तैयारी शुरू करिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 वर्ष तक कोरोना के कारण से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, परंतु उसके बाद के अंदर जिस प्रकार से अभी ये चुनाव का समय इन्होंने घोषणा करी है, पहली बात तो ये कि ये समय 26 अगस्त जो है इन्होंने बिना सोचे समझे ये करी है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्लासेस के तो रिजल्ट आने बाकी हैं जी। करीब 50% छात्र जो हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे इस प्रोसेस, इस तारीख के कारण से। इसलिए वो ये जो तारीख है इसके अंदर जिस कारण से दबाव में लेकर के जिस प्रकार से किन कारणों से मुख्यमंत्री जी ने एकदम से घोषणा करवाई है, परंतु उसके साथ साथ ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 3-3.5 साल से राजस्थान का युवा और राजस्थान का छात्र जिस प्रकार से जिस दुखी है, जिस जो पूरा माहौल राजस्थान के अंदर बनाया, चाहे रीच का मामला हो जिसके अंदर राज्य सरकार के मंत्री, एमएलए, राज्य कांग्रेस के नेता इसके अंदर शामिल रहे, और जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में बेरोजगारों के साथ में जो मजाक किया जा रहा है, बयान दे रहे हैं, उन सब लोगों, उन सब चीजों का जवाब देने के लिए राजस्थान का छात्र और युवा बिल्कुल तैयार है। और आने वाले छात्र संघ चुनाव के अंदर कांग्रेस को यह एहसास हो जाएगा कि पिछले 3.5 साल उन्होंने किस प्रकार का राज्य में। रमेश भाटी, क्या एनएसयूआई तैयार है? देखिए, पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए थे और हम लोगों ने जब छात्रों के बीच जाकर इस मुद्दे से बात की तो छात्रों का ये निकल कर आया कि एक मजबूत छात्र संघ का निर्माण होना चाहिए ताकि वो हमारी बात मजबूती से प्रशासन के सामने रख सके। और इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने बड़े ही विनम्र आग्रह से ये बात की कि पिछले 2 साल में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, और अगर इस बार छात्र संघ चुनाव होते हैं तो एक मजबूत छात्र संघ का निर्माण होगा जी। और वो लोग छात्रों की बात को एक अच्छे और मजबूत तरीके से रख पाएंगे। और उन्होंने बड़े ही सहज, नहीं आपको लगता है बस छात्र नेता ही सिर्फ अच्छी बातों, अच्छे तरीके से बातों को रख सकता है, वैसे नहीं रखी जा सकती? क्या 2 साल से कोई कमी रही है? देखिए, कोरोना में लोगों को बताया कि किस तरीके से जीवन चल सकता है, और इसी का एक बेहतर नतीजा विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी देखने को मिला कि जो छात्रों की जायज मांग है उसको छात्र जब समूह में इकट्ठा होकर अपनी बात रखता है तो इस तरीके से नहीं रख पाता, और वो एक अथॉरिटी भी नहीं होता है। अगर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे को हम समझे तो वो एक अथॉरिटी नहीं है उस बात को रखने के लिए। छात्र संगठन बराबर उसकी बात को रखते हैं, लेकिन जो लोग इस कमेटी में होते हैं छात्रों के मुद्दों से वो बात कर सके, वो कहीं ना कहीं अगर छात्र संगठन या छात्रों का प्रतिनिधि छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, छात्र संघ की कमेटी के रूप में अगर
प्रशासन के सामने होता है तो बेहतरी से अपनी बात रख पाता तैयार है है ना? बेहतरी से। एनएसयू तैयार है पूरे राजस्थान में? बिल्कुल, हम तो लोग प्रयास ही ये कर रहे थे कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव हो, ताकि हम लोग बता सके कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रति माहौल है। आपने छात्र संघ चुनाव को बहुत लंबे टाइम से देखा है, परखा है, और वो दौर भी देखा है जब छात्र नेता विधानसभा पहुंचते थे, मुख्यमंत्री तक हमारे छात्र राजनीति से निकले हैं। क्या वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसमें एक बड़ा नेता बनना संभावित आपको दिखाई देता है? और जो तारीखों को लेकर कंट्रोवर्सी है, आपको लगता है इसकी वजह से छात्र संघ के चुनाव आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र का ये पर्व, कैंपस का राजनीति का जो पर्व है वो हमें देखने को मिलेगा। ये सुखद बात है, इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के जो भी विश्वविद्यालय हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और तमाम जहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो कह सकते हैं कि जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, वो राजस्थान की राजनीति के सुनहरे अध्याय को लिख चुके हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के बाद जो चुनाव हुए हैं और बीते सालों में हमने देखे हैं, तो आपका जो सवाल है, क्या उस लेवल के लीडर्स निकलकर सामने आ रहे हैं क्या? तो उसके पीछे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि समय नहीं मिल पा रहा। छात्र राजनीति में पहले जब चुनाव होते थे और उसके बाद एक अलग तरह का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता था, और वो तब कर वो कहा जा सकता है कि वो छात्र संघ का अध्यक्ष चुना जाता था या महासचिव बनता था। और अब न तो इतना समय होता है, कमेटी की सिफारिशों के दायरे में, मर्यादाओं में चुनाव लड़ना है, तो एक नैसर्गिकता जो होती है छात्र संघ चुनाव की, वो कहीं धूमिल सी हो गई, कहीं खो सी गई। और जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने वो चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद से, और कहा जा सकता है कि जब इन्होंने चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद के टिकट पर, इनके सामने बड़े बड़े उम्मीदवार चुनाव में थे, और सोमेंद्र शर्मा को इन्होंने चुनाव हराया था, मैं जहाँ तक सही हूँ, सोमेंद्र शर्मा को इन्होंने चुनाव हराया था, और महेंद्र चौधरी को चुनाव हराया था, जो आज उप मुख्य सचेतक है इस सरकार के अंदर। और इसके साथ ही विजेंद्र, उस समय संगठन की जो मर्यादाएं थी वो इतनी खास थी कि सोमेंद्र शर्मा के जो बड़े भाई हैं प्रणवेंद्र शर्मा, वो भी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं छात्र संघ के, वो अपने भाई का साथ नहीं देके इनके साथ खड़े थे, अपने संगठन के साथ खड़े थे। तो ये राजस्थान की छात्र संघ राजनीति की एक नज़ीर थी जो हम देखते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे थर्ड फ्रंट हो, बहुत से ऐसे चेहरे निकले हैं। यही राजस्थान की यूनिवर्सिटी हमारे जयपुर की प्रभात चौधरी, यहाँ महिला के नाते, एक छात्रा के नाते उन्होंने भी यहाँ पर किया। अभी पूजा वर्मा, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो एक तरह से कहा जाए विजेंद्र, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो नैसर्गिकता है वो कैसे कायम हो। क्या अभी भी हमें वो लीडर्स मिलेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एनएसयूआई की पौध से निकले, खुद उस राजनीतिक पाठशाला से आए। अगर एनएसयूआई और छात्र संघ की राजनीति नहीं होती तो आज अशोक गहलोत इस पद तक नहीं होते। वो कई बार कह चुके हैं। अभी मिनिस्टर में कई नेता हैं, अभी कई हैं, महेश जोशी हैं, रघु शर्मा मंत्री रह चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, राजकुमार शर्मा है, राजकुमार शर्मा है, महेंद्र चौधरी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और कई ऐसे हैं जो भले ही वो मंत्रालय नहीं है उनके पास, लेकिन वो दायित्व निभा रहे हैं। सतीश पूनिया जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनिवर्सिटी के, और आज इतनी बड़ी पार्टी के लीडरशिप को देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल है, वो आरएलपी के प्रमुख है, एक अकेली पार्टी के वो लीडर हैं, 3 विधायक उनकी पार्टी के खुद सांसद हैं। भारत हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, आपके साथ एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों के ही छात्र नेता हैं, उनके अंदर कितना जोश और इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि जाहिर है जंग उनके बीच में होगी। ऊपर से दिखता है कांग्रेस बीजेपी के बीच में जंग है, लेकिन छात्र तो एनएसयूआई और एबीवीपी के होते हैं। जरा पूछिए मुद्दे क्या होंगे और इस बार खुश हैं क्या? 2 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से विजेंद्र 2 साल के एक लंबे अंतराल के बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में खुशी छात्र नेता के चेहरों पर लाजमी है। लगातार छात्र नेता हमेशा जब प्रचार करते हैं तो कई प्रमुख मांगों को लेकर प्रचार करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ एनएसयूआई और कुछ निर्दलीय छात्र नेता हैं जो इस बार राजस्थान की
विश्वविद्यालय के प्रदेश के सबसे बड़े विद्यालय से अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस वक्त एबीवीपी के छात्र नेता हैं सज्जन सैनी, उनसे बात करेंगे। सज्जन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में क्या क्या जो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर छात्र जो चुनाव हैं वो यहाँ पर लड़ रहे हैं? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 12 करोड़ से अधिक रुपए का जो केंद्रीय पुस्तकालय नया बना हुआ, वह सरकार के उद्घाटन को लेकर के कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, कब समय देंगे, उसी को लेकर के ये लोग उद्घाटन नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, उसी पुस्तकालय के अंदर बहुत सारे नए एडिशन की पुस्तकें नहीं ला पा रहे हैं, उसमें फर्नीचर नहीं है। आप एक बात बताइए कि 12 करोड़ रुपए लगा करके वह पुस्तकालय आज धूल फाक रहा है, तो यह किसका दोष है? क्या छात्रों का दोष है? जो नए छात्र आएंगे उनको ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है, ना पुस्तकें मिल पा रही है, तो यह एक विषय का कारण है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ना ही छात्र सूचना केंद्र है, ना वहां पर कोई सक्षम अधिकारी जो छात्रों को सूचना दे सके। तो यह विश्वविद्यालय की नाकामी है, वहां के कुलपति की नाकामी है। वह एक अयोग्य कुलपति है कि वह अयोग्य कुलपति किस प्रकार से क्या व्यवस्था करेगा। तो यह इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वहां के कुलपति हैं, उन पे भी सवाल निशान है, सरकार पे भी सवाल निशान है। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा, क्या प्रमुख भी विद्यार्थी परिषद के कई छात्र नेता है। आज के अगर मौजूदा दौर की बात करें तो छात्रों में कई तरह की समस्या है। सड़क की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, छात्रों की सुरक्षा की बात की जाए, तो क्या क्या कुछ प्रमुख? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करती है, और विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा कैंपस में 365 दिन इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर काम करता है। आज कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनावों की घोषणा हुई है, लेकिन प्रवेश का कोई सीन नहीं है, प्रवेश लेने का कोई इनके पास कोई योजना नहीं है। परीक्षा ये ले लेते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा के अंदर भी छात्रों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब परिणाम आता है तो बहुत से छात्र जब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको 0-0 नंबर दे दिया जाता है, उनके कहीं ना कहीं भविष्य में एक अंधकार छा जाता है। तो विद्यार्थी परिषद हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करिए, ऐसे ही महिला सुरक्षा की बात करते हैं हम, और कहीं ना कहीं छात्राओं की जो निःशुल्क शिक्षा है उनकी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य की बात हम करते हैं। इन सब अहम मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद इस बार चुनाव में आएगी, और इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं हम काम करेंगे। अच्छा, हमारे साथ छात्र नेता निर्मल भी यहाँ पर मौजूद है। निर्मल, आप भी इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? क्या मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस बार चुनाव में उतरने के लिए? सर्वप्रथम तो मेरा ये रहेगा कि कोविड जैसी महामारी यदि दोबारा कभी आती है, यदि शिक्षा प्रणाली को डिजिटल किया जाता है, डिजिटल करने पर आम गाँव में कहीं कितनी भी दूर कोई स्टूडेंट बैठा है तो उसको शिक्षा आसानी से ले सकते हैं। एक शिक्षा का स्तर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही कम आंका जाता है, और राजस्थान की सबसे टॉप स्टूडेंट जो होते हैं उनका राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हुई है, रात को कोई स्टूडेंट गिर जाते हैं, और जो टीचर सीनियर प्रोफेसर हैं वो मात्र कोई 10% लोग क्लास लेते होंगे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आज यदि 100 शिक्षकों की ज़रूरत है तो वहाँ 25 ही मौजूद है। तो नए शिक्षक आने चाहिए, और लाइब्रेरी आज कई महीनों से लाइब्रेरी बनी हुई तैयार है, पर सरकार उसका उद्घाटन नहीं कर पा रही है। क्या वजह है इसकी? उन चीज़ों को लेकर, और एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी ज़रूरी सामग्री होती है वो कैंपस के अंदर मिलनी चाहिए, और टीचर्स को स्टूडेंट के साथ वो संबंध होना चाहिए जो माता पिता का स्टूडेंट के साथ में होता है, और छात्रा सुरक्षा को कैंपस के अंदर छात्रावास है, उनकी आधे से ज़्यादा कभी प्लास्टर गिरते हैं, कभी कोई दीवार गिर जाती है, तो कोई बड़ी जनहानि होने के बाद में इन चीज़ों को ध्यान में लाया जाएगा। इससे अच्छा है कि उनसे पूछिए कुछ एक्सपेक्टर है क्या, और जरा एक बार हाथ खड़ा कराइए कि कौन कौन चाहता है कि इस छात्र राजनीति के जरिए विधानसभा तक का सफर किया जाए। पता तो चले कि छात्र राजनेता आगे चलकर करना क्या चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं कहीं और। हाथ खड़ा कराइए जरा। एक बार अपना जो क्वेश्चन है एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा सुन नहीं पाए हम। भारत में कह रहा हूं कि तमाम छात्र नेता हैं, उनसे भी आप बात करेंगे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करेंगे, वो प्लास्टर से पानी तक की बात करेंगे, लेकिन क्या उनमें से ज्यादातर विधानसभा नहीं जाना चाहते? जरा हाथ खड़ा कराइए कि छात्र राजनीति के जरिए कौन कौन विधानसभा जाना चाहता है। अच्छा, आप सभी से एक कमेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो सीधे छात्रावास से विधानसभा तक जाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके हमारे दर्शकों को दिखाएं एक बार। देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं विजयन, तमाम जितने भी यहाँ पर छात्र नेता मौजूद हैं
उन्होंने यहाँ पे हाथ खड़ा किया, यानी कि वो विधानसभा तक का सफर है वो यहाँ पर तय करना चाहते हैं। चलिए भारत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। योगेश, ये मैंने दरअसल इसलिए करा है क्योंकि हमने देखा है लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद विधानसभा पहुंच नहीं पा रहे हैं और ये सब विधानसभा पहुंचना चाहते हैं, तो बीच का रास्ता क्या हो। और सोचिए जरा, 5,000 रुपए में चुनाव लड़ना है, पेट्रोल 105 रुपए, 108 रुपए, सारा खाने का सामान सब 2 गुना 3 गुना महंगा हो चला है, चुनाव लड़ेंगे कैसे? देखिए, जो अभी समस्याएं बताई, और जितेंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे जी कि छात्र राजनीति का एक स्वर्णिम जो दौर था वो लुप्त सा लग रहा है। ये जो समस्या है कोई बड़ी समस्या ही नहीं है। एक ज़माने में इन समस्याओं के लिए छात्र नेता लड़ते थे और पूरी कराते थे, और चुनाव के जो मुद्दे होते थे वो मुझे लगता है कि इन समस्याओं से कहीं और बड़े होते थे। सबसे बड़ा मुद्दा तो छात्र संघ की राजनीति में उस ज़माने में होता था कि जो सालाना एक त्यौहार की तरह घूमर फेस्टिवल हुआ करता था, उसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते थे, कलाकार आते थे। अब वो बात कोई अभी करता हुआ नज़र नहीं आया। दूसरा, किस तरह से रचनात्मक काम होने चाहिए, पढ़ाई का माहौल कैसे बने, वो सारी बातें। अब क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद चुनाव हो रहे हैं, दूसरा बंदिशें बहुत हो गई, तो कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इसीलिए जो छात्र संघ की राजनीति का वो जो आउटपुट निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा, और वो जो शख्सियत जो निकलनी चाहिए थी, जो संसद तक पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे, उनमें एक भारी कमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, जितेंद्र चिरमाली जी, आपको भी लगता है लिंगदोह कमेटी ने दरअसल छात्र राजनीति के गले को इस तरीके से पकड़ लिया है कि वो जिंदा भी रहे लेकिन आगे बढ़ भी ना पाए? देखिए, ये बात बिल्कुल 100% सही है जो योगेश जी ने जिस प्रकार बात कही है कि वास्तव में लिंगदोह कमेटी के कारण से जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में जो छात्र नेतृत्व जिस प्रकार से निकल के आना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इस लिंगदोह कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो छात्र चुनाव लड़ना चाहता है उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चल गया तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आप बहुत कॉमन सेंस, जब आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हो, सांसद का चुनाव लड़ सकते हो, ये सारे जो कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए लागू हैं। एमएलए एमपी के लिए चुनाव के ऊपर लागू नहीं है सब चीजें, पर छात्र, क्योंकि ये बिल्कुल वास्तविकता है कि छात्र नेतृत्व को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने का एक, मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार का षड्यंत्र ही है ये कि जो छात्र नेतृत्व को कैसे कमजोर किया जाए, ये इसके पीछे वो है। क्योंकि आप ये देखिए पूरे देश के अंदर बड़े बड़े बदलाव किए। आसाम की राजनीति को अगर हम देखें, हम और राजस्थान की राजनीति को देखें, और कई जगह पर दिल्ली में देखें, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन छात्र नेताओं ने और छात्र राजनीति के माध्यम से हुए हैं। जयप्रकाश नारायण के समय जब इमरजेंसी के खिलाफ जब आंदोलन चला तो मुख्य भूमिका छात्र नेताओं की थी। तो ये तो सारे बदलाव हुए। इन बदलावों को रोकने के लिए, इस प्रकार से ये छात्र नेतृत्व को रोकने के लिए एक ये लिंगदोह कमेटी एक इस प्रकार से राइडर है कि जो वास्तव में उनको आगे नहीं बढ़ा देना चाह रहे। आप ये देखें, विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई छात्र आंदोलन नहीं करेगा, सर अबोलिश कर दीजिए ना, केंद्र से अबोलिश करा दीजिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से किया, वो वापस उसका अगर ये करते हैं तो वापस सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसकी पूरी प्रक्रिया, जब तक चुनाव होंगे नहीं होंगे। मेरे पास रमेश भाटी, मेरे पास वक्त की कमी है, सच बताइए, एक अध्यक्ष के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है? देखिए, मैंने खुद ने जब चुनाव लड़ा था, कमेटी की हम बात करें तो 5,000 का है, लेकिन वो वास्तविकता से हम देखें तो संभव ही नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी, कितना चाहिए फिर के पास हम जाएं, अगर हम बैठकर चाय भी पियेंगे तो 10 रुपए की चाय है। अगर हमने 20 लोगों से बातचीत करने के लिए अगर उनके बैठकर और चाय पी तो 200 रुपए का खर्चा हमारा 1 घंटे का है। और यहाँ तो लंगर चलते हैं, यहाँ तो गाड़ियां होती हैं, यहाँ तो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होते हैं। है ही, लेकिन अगर बैठकर किसी से बात करनी है और सबसे जो मिनिमम माध्यम मानते हैं वो चाय पीना है। एक शब्द में बताइए ना, कम से कम कितना पैसा चाहिए? देखिए, क्योंकि जो विश्वविद्यालय का जो परिसर होता है या उनका जो क्षेत्र होता है वो एक विधानसभा से बड़ा होता है जी, तो उन्हें ना करते भी करीब 50 लाख रुपए ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए होता है ताकि वे लोग। जितेंद्र श्रीमाली जी, 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं। देखिए, मैंने जब 1994 के अंदर जब चुनाव लड़ा था, 93-94 में दिसंबर 93-94 का जब मैंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय बिल्कुल जो सबसे कम पैसे का चुनाव, मेरा जो चुनाव हुआ था वो मैंने 1.5 लाख रुपए में चुनाव लड़ा था। तो ये बात है आज से 93-94 तो आज लिंगदोह कमेटी के बाद के अंदर केस हो जाता है आपके खिलाफ। आज ये देखिए कि सर, मेरे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जितेंद्र जी शुक्रिया, रमेश जी आपका भी शुक्रिया, योगेश्वर भारत आपका भी शुक्रिया। सोचिए जितेंद्र श्रीमाली ने कब चुनाव लड़ा और तब 1.5 लाख रुपए लगे। रमेश भाटी जी स्वीकार करते हैं 50 लाख रुपए चाहिए, और लिंगदो कमेटी क्या कहती है 5,000 रुपए में चुनाव लड़िए, और यही से समस्या खड़ी है। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।